नमस्कार, ग्राउंड जीरो आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर हमीदिया अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते रह गया। हमीदिया अस्पताल के नई बिल्डिंग पहली बारिश भी नहीं झेल पाई और इमरजेंसी में छत का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। हालांकि इस हादसे में डॉक्टर बाल बच गए। आपको बता दें कि 727 करोड़ की लागत से बनी बिल्डिंग पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। इमरजेंसी में रोजाना 250 से 300 मरीज यहां पर आते हैं। तो ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर जरा देखिए। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं? अभी 727 करोड़ से ये इमारत बनी है, लेकिन हालत क्या है देखिए। काम कैसा हुआ? 727 करोड़ रुपए गए कहां, किसकी जेब में गए? इस घटिया निर्माण से सवाल तो खड़े होंगे ही। इमरजेंसी में छत का हिस्सा गिर गया। इमरजेंसी वार्ड है ये और डॉक्टर इसमें बाल बचे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, ग्राउंड जीरो की यह तस्वीर बता रही है कि ये 727 करोड़ रुपए कहां किसकी जेब में चले गए, वरना यह हालत नहीं होती। पहली बारिश भी ढंग से नहीं झेल पाया अस्पताल। बिल्कुल आपने ठीक कहा पुनीत। जिस तरीके से 727 करोड़ की लागत से हमीदिया की एक नई बिल्डिंग बनाई गई थी और वो इसलिए बनाई गई थी कि पुरानी बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो गई थी और उसके टूटने का डर या जो कहें कि मरीजों के डॉक्टरों पर किसी तरह के खतरा मंडरा रहा था और यही कारण है कि नई बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन नई बिल्डिंग जो है वो पहली बारिश भी नहीं झेल पाई है। इमरजेंसी वार्ड जहां पर लगभग हर समय मरीज और डॉक्टर मौजूद रहते हैं और उस समय रात को तकरीबन 12:10 के आसपास का ये पूरा घटनाक्रम है, जो एक छत का एक टुकड़ा जो है वो टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि केवल डॉक्टर वहां पर मौजूद थे और जिस हिस्से पर वो गिरा उस हिस्से पर कोई डॉक्टर या कोई मरीज वहां पर मौजूद नहीं था। यदि कोई मरीज या डॉक्टर वहां पर मौजूद होता तो वह गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। बात केवल छत के एक टुकड़े गिरने की नहीं है, बात है भ्रष्टाचार की। जिस तरीके से हमीदिया अस्पताल का निर्माण इसलिए कराया गया था कि ताकि मरीज और डॉक्टर जो वहां पर रहते हैं उनकी जान माल की सुरक्षित रहे, किसी तरह की कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। और इतनी भारी भरकम राशि जब खर्च की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ढाक के 3-5 जैसी कहानियां होती है, यानी पुरानी बिल्डिंग की तरह ये बिल्डिंग भी अगर इस तरीके से लगातार उसके कई हिस्से गिर रहे हैं तो सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिर किस गुणवत्ता का काम हुआ। और जब गुणवत्ता चेक की गई, जिनको मॉनिटरिंग की जांच दी गई थी, आखिर उन्होंने क्या देखा? तो अब बहुत जरूरत है कि समय रहते चेतने की कि जो भी इलाके अगर इस तरह के हैं जो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या अधिक बारिश अगर होती है तो उनके ढहने की संभावना है, तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराना होगा, नहीं तो किसी दिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, जिम्मेदार जो हैं उनको तो पता लगाना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, कहां खामी रह गई, जिम्मेदार क्या कुछ कर रहे हैं ताकि आगे ऐसे हादसे न हो। ऐसा लगता है कि बिल्डिंग का फिर से मुआयना करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिल्कुल फिर से मुआयना करने की जरूरत है। हालांकि जब भी कोई सरकारी काम होता है तो उसके लिए बाकायदा एक नोडल एजेंसी गठित की जाती है, जिसका काम ही यही होता है गुणवत्ता किस तरीके की हो रही है उसका मेंटेन करना। और जो टेंडर की नियम शर्तें होती हैं, इस गुणवत्ता के आधार पर भवन का निर्माण होना चाहिए। यदि उस भवन का निर्माण उस गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो रहा है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई उसी समय क्यों नहीं की गई? और यदि नोडल एजेंसी ये जो आप कह रहे हैं कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई उस समय क्यों नहीं की गई, साथ ही साथ जो मुआयना करने वाली एजेंसी है उसने क्या देखा? तो जिसने घटिया काम किया उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। जिसने काम को चेक किया और ग्रीन सिग्नल या क्लीन चिट दे दिया कि काम बढ़िया हुआ, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर न्यायधानी कहलाती है। यहां पर डायरिया से 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। जिले के रतनपुर के वार्ड नंबर 3 में डायरिया फैला हुआ है। 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनमें 17 मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए। 3 की हालत नाजुक होने पर उन्हें सिम्स में रेफर भी करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि गंदा पानी पीने से यह बीमारी फैली है। डायरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं बिलासपुर से।
उनसे बात करते हैं। उमेश, बिलासपुर जो है वो न्यायधानी भी कहलाती है। बिलासपुर जो है वो रायपुर के बाद दूसरे नंबर का शहर है, लेकिन यहां पर डायरिया का इस तरीके का प्रकोप यह सवाल खड़े करता है कि पूरे प्रदेश में स्थिति क्या बन गई है। निश्चित रूप से पुनीत जी, और ये एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा बड़ा मामला निकल कर सामने आया है। एक हफ्ते पहले यहां पर जो तखतपुर विधानसभा क्षेत्र का सकरी इलाका है, वहां अटल आवास में लगभग 70 से अधिक लोग डायरिया की जद पे आए थे। वहां जो कारण निकल कर सामने आया था वो ये था कि नालियों से गुजरने वाली जो पाइपलाइनें हैं वो लोगों के घरों तक जाती थी। चूंकि पाइपलाइनों के लीकेज होने की वजह से जो गंदा पानी है वो सीधा जो वहां के लोग हैं वो सेवन कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बीमार पड़े। इसके साथ ही एक हफ्ते अभी बीते भी नहीं थे कि रतनपुर वाला जो इलाका है वहां पर वार्ड क्रमांक 3 में लगभग 50 लोग डायरिया की जद पर आ गए हैं। समस्या वही है कि नालियों से गुजरने वाली जो पाइपलाइन है उसको बदलने का काम नहीं किया जा रहा। वहां भी जो कारण निकल कर सामने आया वो भी गंदे पानी के सेवन करने की वजह से ही हुआ है। अब इस वक्त मैं अलग अलग अस्पतालों में उन मरीजों का इलाज चल रहा है। मैं इस वक्त सिम्स में मौजूद हूं। यहां पर लगभग 3 मरीजों को रिफर किया गया है। चूंकि वो 3 जो मरीजों को रिफर किया गया है वो गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए उनको इलाज यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग शहर के अलग अलग अस्पतालों में मरीजों को रिफर करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम कहें तो 17 से अधिक जो मरीज हैं उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उनसे मिलने आए हैं, परिजन हैं। किस तरह की समस्या निकल कर आ रही, क्या कारण निकल कर आ रहा है? देखिए, बिलासपुर में जो डायरिया का जो प्रकोप फैला हुआ है ये बहुत ही भयानक स्थिति पे है, और प्रशासन जो है पिछले बार की अपनी गलतियों से अगर सबक नहीं लेगा तो शायद बिलासपुर में एक बहुत बड़ा डायरिया का जो है विस्फोट हो सकता है। क्योंकि पिछले बार अगर हम देखते हैं कि तालापारा में इसी तरह डायरिया का प्रकोप जो फैला था उसमें 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो गया था और बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे तालापारा में। पिछले साल की बात है। और इस साल देखिए, अभी जैसे हम लोग न्यूज़पेपर और सभी जगह, अभी मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आया हूँ सिम्स में, और उसमें से एक आध बिल्कुल। तो देखिए, यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो भी बता रहे हैं कि क्या हालात बीते साल भी बने थे, लेकिन बीते साल से कोई सबक नहीं लेना चाहता। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे विदिशा की, जहां पर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो चुके हैं। यहां पर खुले आसमान के नीचे स्कूल लग रहा है, जिससे कि मासूम बच्चों की जान जोखिम में है। बरसात हो या गर्मी, हालात यहां पर यही रहते हैं। सरकार शिक्षा पर वैसे तो करोड़ों रुपए खर्च करती है, फिर भी जिले में ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शर्मसार करती है। स्कूल शिक्षा मंत्री को देखना चाहिए कि स्कूलों के हालात ये भी हैं। मामला लटेरी ब्लॉक का है, जहां पर कई गांवों में स्कूल भवन नहीं। कई गांव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर भी मान रहे हैं कि कई जगह स्कूल भवन नहीं है। बेटा, आपका ये स्कूल नहीं, भवन नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सब भीगते हैं, हमारी पुस्तक भीग जाती है, कपड़े भीग जाते हैं। कभी कहा नहीं सर से कि कोई यहाँ आते हो? आते हैं सर, कही थी कि यहाँ पर पाठशाला बनवा दो, कोई बनवाता ही नहीं है। क्या शुरू से ही है? शुरू से ही भवन भी है। अच्छा, अभी तक बन नहीं पाया? बन नहीं पाया। कभी पंचायत प्रतिनिधियों से आपकी बातचीत हुई? हाँ, हुई। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मेरी तो बीआरसी महोदय से बात हुई और लिख के भी दिया हर साल, तो उन्होंने कहा कि आपकी मंजूर हो गई है। तो कितने साल से आप पदस्थ हैं? मैं 2014 से हूँ। कहते हैं हमें बहुत आ रही है, पानी अब भी तेज गिर जाए तो बच्चे कहाँ बैठेंगे बताइए। हम भी अव्यवस्थित हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते, पूरे कपड़े भीग जाते हैं, कॉपी किताब सब भीग जाते हैं, और हम हमारा जो ऑफिशियल कागज है वो भी नहीं रख पाते सही जगह पर। हमारा सामान भी टूट जाता है। मैडम लेती है, अब जैसे थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह करवाती। कुछ प्राथमिक शालाएं हैं जिनके लिए भवन स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनका प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा चुका है। 4 हाई स्कूल भी ऐसे हैं जो माध्यमिक शालाओं में संचालित हैं, जिसके बारे में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे ऐसे हैं जो हाई स्कूल या मिडिल शालाओं की बिल्डिंगों में संचालित हैं। विदिशा जिले में ऐसे विद्यालय हैं जो कि भवन विहीन है। इनके प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, और जैसे ही शासन से कोई स्वीकृति प्राप्त होती है या किसी भी मद से व्यवस्था होती है तो उनके भवन बनाए जाएंगे। तात्कालिक रूप से ये व्यवस्था है कि उनको किसी वैकल्पिक रूप से किसी अन्य भवन में, और यदि कोई शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है तो किसी किराए के भवन में उनको संचालित किया जाएगा। दिनेश यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं विदिशा से। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे ग्राउंड जीरो की हकीकत को समझते हैं। दिनेश, तस्वीर आपने दिखाई कि कैसे हालात हैं,
मॉनसून आ चुका है और जाहिर सी बात है कि अगर खुले में बैठेंगे तो गाज भी गिरती है कई दफा। ऐसे में बच्चों की जान जोखिम में है, कॉपी किताबें तो भीग जाती ही हैं, समस्या कई प्रकार की है, जानवर भी घुस आते हैं। और अब ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि भवन नहीं है, लेकिन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है जो ये मान रहे हैं कि भवन नहीं है। पे करोड़ों रुपए खर्च करने के यहाँ पर दावे किए जाते हैं व्यवस्था करने की, लेकिन ये जो हकीकत आज न्यू एटीन दिखा रहा है कि किस तरीके से खुले आसमान के नीचे यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, चाहे बरसात का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। लेकिन जब तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट दहलान जो होता है या मकान उसमें स्कूल लगा दी जाती है, कभी मंदिर में स्कूल लगाने की शिक्षक बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से हम आज़ादी के 75 साल यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन जो तस्वीर पहले देखने को मिलती थी वो तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि लगभग ऐसे 20 स्कूल हैं जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने भी माना है कि भवन यहाँ पर नहीं है, शासन को भेजा गया है, लेकिन लगातार यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर स्कूल चल रहा है। अगर शासन के पास कोई ऐसी चीज जाती है तो उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? क्योंकि इस बार हम देखते हैं जिस हाल ही में जो शिक्षा पर बजट आया है, काफी अच्छा जो शिक्षा विभाग को यहाँ पर बजट मिला है। कुछ लोग मौजूद, हम जिस तरह बात करें यहाँ पर सरकार बड़े बड़े दावे वादे करती है, लेकिन बच्चे आज नौनिहाल हैं, खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर। क्या कहना है? इन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की जाए। क्या कर रही है सरकार? इतना पैसा आता है, कहाँ जाता है बताइए आप करोड़ों रुपए का देते हो, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? इन बच्चों को, गरीब आदमी बच्चों, क्या बड़ा आदमी तो कहीं भी पढ़ा लेता है, गरीब आदमी बच्चों को लिए कुछ होता ही नहीं है। या कोई भी योजना निकलती है तो बच्चों को मिलना चाहिए ना, वो व्यवस्था मिलती है नहीं बच्चों को। सरकार बड़े बड़े दावे वादे करती है शिक्षा को लेकर, लेकिन जो हकीकत सामने आ रही है ये तो चिंताजनक है। चिंताजनक है ही। अब ये बच्चों अभी पेड़ गिर जाए, लोग भी बता रहे हैं। और उस वक्त ज्यादा चिंताजनक दिनेश हो जाती है जब सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर यह दलील देती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर्ज ले रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो छोड़िए, स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है। चिंता सरकार को करनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। ग्राउंड जीरो पर कैसे भ्रष्टाचार होता है उसकी एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। खबर कवर्धा से, जहां पर किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने जमीन बंटवारे के नाम पर घूस मांगी। पटवारी के घूस मांगने का वीडियो सामने आया। न्यूज 18 इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो देखिए। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।